अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बीटा डीके। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, अल्फ़ा डीके हमने डिस्कस किया था और हमने कुछ जो एग्जाम्पल रिएक्शंस थे वो भी हमने स्टडी किए थे। आज हम लोग बीटा डीके, आपकी बुक का पेज नंबर है 241 और टॉपिक नंबर है 18.3.2 बीटा डीके। कि जब भी हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई, ऐसा न्यूक्लियाई जो कि अनस्टेबल होता है, वो रेडिएशंस को इमिट करता है। इन बीटा रेडिएशंस को जब वो इमिट करता है तो उस पेरेंट न्यूक्लियाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और एज अ रिज़ल्ट जब वो बीटा डीके, जब बीटा रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं तो हमारे पास जो नया एलिमेंट बनता है वो कौन सा बनता है। ठीक है, ये अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जब हम लोगों ने बीटा रेडिएशंस का नेचर ऑफ इमिशन हमने स्टडी किया था, तो नेचर ऑफ इमिशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब बीटा डीके होता है तो हमारे पास किस तरह से जो है वो एटॉमिक नंबर चेंज होता है और किस तरह से हमारे पास जो है वो मैस नंबर चेंज होता है। मैस नंबर अनचेंज रहता है, एटॉमिक नंबर चेंज होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले आप वो लेक्चर सुनिए, उसके बाद हम इन रिएक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बीटा डीके स्टूडेंट, जब हमारे पास बीटा डीके होता है तो हमारे पास क्या होता है कि देखिए, बीटा डीके हमारे पास कंसिस्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन पे, कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन पे। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से इमिट हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम से। मींस हमारे पास क्या होता है कि जब भी बीटा डीके होता है तो एक न्यूट्रॉन खुद को कन्वर्ट कर लेता है प्रोटॉन में। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो अलॉन्ग विद प्रोटॉन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन भी बनता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस पर से इमिट हो जाता है और प्रोटॉन उसके अंदर रह जाता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और हमने ये भी देखा था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ जो मैस नंबर है हमारे पास, जब भी बीटा डीके होता है, बीटा रेडिएशन इमिट होती हैं तो मैस नंबर चेंज नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सिंपल शफलिंग हो रही होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, जिसकी वजह से हमारे पास मैस नंबर चेंज नहीं हो रहा होता। अगर कोई चेंज हो रहा होता है इसमें तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसलिए चेंज हो रहे होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो खुद को कन्वर्ट कर लेता है प्रोटॉन में, तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन में क्या आ जाता है, इंक्रीज आ जाता है। लेकिन जो मैस नंबर है वो हमारे पास सेम रहता है, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की सेम रहती है। सिंपल हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन में इंक्रीज आता है, जिसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक नंबर में हम 1 प्लस करते हैं। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जब प्रोटॉन की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो इट्स मीन इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैस नंबर जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि मैस नंबर हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होती है, तो इसलिए हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है, जिसकी वजह से हमारे पास मैस नंबर किसी भी एटम का सेम रहता है। ये चीज़ें मैं पिछले चैप्टर में बहुत डीपली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको यहाँ पर मैंने जस्ट रिवाइज की है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो इन रिएक्शन को करने से पहले आप पिछले रिएक्शन को देख लें। ठीक है, पिछला लेक्चर आप देख लें, उसमें जो मैंने रिएक्शंस करवाए हैं आप उनको देख लें। तो यहाँ पर देखें, सिंपल हमारे पास जो है वो, आपने एक बात याद रखनी है, जब भी बीटा डीके होगा तो हमारे पास जो मैस है, एटॉमिक मैस है, वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड। जो चीज़ चेंज होगी वो क्या होगी, एटॉमिक नंबर +1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मैस आपका अनचेंज रहेगा, मैस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कोई चीज़ चेंज भी हो रही है तो वो जस्ट एटॉमिक नंबर चेंज होगा, और एटॉमिक नंबर में हम 1 जो है वो प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास बीटा डीके में देखिए आपके पास ये एक न्यूक्लियस है जो कि रेडिएशन इमिट कर रहा है। ये जो न्यूक्लियस है ये आपके पास अनस्टेबल है। ठीक है, ये इसका जो है वो एटॉमिक नंबर है, और ये इसका ये इसका एटॉमिक मैस है, और Z इसका एटॉमिक नंबर है। अब जब ये बीटा रेडिएशन इमिट करेगा तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, एज अ रिजल्ट हमें जो डॉटर न्यूक्लियाई मिलेगा उसमें हमारे पास क्या होगा, डॉटर न्यूक्लियाई में हमारे पास देखें ये जो है ये इसका एटॉमिक मैस है। तो हमने ये बोला था कि जब भी बीटा डीके होता है हमारे पास मैस क्या रहता है, अनचेंज रहता है। ठीक है, मैस में कोई चेंज नहीं आता, तो मैस हमारे पास अनचेंज रहा। तो ये हमारे पास इनिशियली भी A था, और हमारे पास आफ्टर इमिशन ऑफ बीटा रेडिएशन हमारे पास ये A ही रहेगा। हमारे पास क्या होगा कि एटॉमिक नंबर में 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये Z इसका एटॉमिक नंबर है, तो अब एटॉमिक नंबर में 1 प्लस करेंगे तो Z+1 हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास बीटा रेडिएशन इमिट होंगी, Q जो है वो हमारे पास क्या होगी, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो यहाँ पे आपको ये रिएक्शन समझ आया कि जब भी बीटा रेडिएशन इमिट होती हैं क्या होता है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो क्या रहता है, एटॉमिक नंबर में हम 1 प्लस करते हैं, लेकिन जो मैस है वो हमारे पास अनचेंज रहता है, मैस हमारे पास उतना ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है, सिंपल ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास एक कार्बन है।
ठीक है, कार्बन एटम है, कार्बन एटम का 14 जो है वो इसका मास नंबर है और एटॉमिक नंबर इसका 6 है। जब ये कार्बन जो है वो क्या करेगा, बीटा रेडिएशंस को इमिट करेगा, ठीक है, ये कार्बन जो है ये बीटा रेडिएशंस इमिट करेगा, तो इसके साथ क्या होगा, देखिए कार्बन का ये एटम है 14 और इसका क्या है 6 है। जब देखिए हमने ये कहा था कि हमारे पास मास नंबर सेम रहेगा, तो इट्स मीन जो भी नया एलिमेंट बनेगा लेट से वो x है, तो इसका एटॉमिक जो मास है वो हमारे पास 14 है, तो 14 ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में हम क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा 14 और 7। अभी हमें अननोन है, हमें नहीं पता ये नया जो एलिमेंट बना है ये कौन सा है, ये 14 और 7 जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास जो है वो 14 है, वो कौन सा है। तो उसके लिए देखें आप पीरियोडिक टेबल देखें, पीरियोडिक टेबल में आपके पास ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 14 है और एटॉमिक नंबर 7 है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 14 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है। साथ में हमारे पास बीटा रेडिएशन इमिट होंगी और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या होगी यहाँ पे रिलीज होगी, क्यों को हमने अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कंसिडर किया। नेक्स्ट हम आपकी फिगर आ जाती है, फिगर 18.6 देखें, बीटा डिके ऑफ थोरियम। ये थोरियम आपके पास जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब इसमें से बीटा डिके होगा तो क्या होगा, इस बिल्कुल सेम इसी तरह जर्नल रिएक्शन लिखा हुआ है, ये जर्नल रिएक्शन लिखा हुआ है कि जब एक ऐसा एटम आपके पास कोई भी अननोन एटम है, एक्स कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है, थोरियम हो सकता है, रेडियम हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, कोई भी ऐसा एटम जिसका एटॉमिक मास जो है वो ए हो और एटॉमिक नंबर जेड हो, जब वो बीटा रेडिएशन इमिट करेगा, बीटा रेडिएशन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इमिट हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इमिट हो रहा है तो इट्स मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमारे पास यहाँ पे जो एटॉमिक मास होगा वो हमारे पास ए ही रहेगा। इनिशियली भी ये था, आफ्टर बीटा इमिशन हमारे पास ये ए ही रहेगा, लेकिन जो चीज़ चेंज होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास एटॉमिक नंबर चेंज होगा, एटॉमिक नंबर हमारे पास +1 हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर हमने कहा था +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो Z+1 हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली हम एक इसमें देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास देखें एक थोरियम जो है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पर इसका जो एटॉमिक मास है वो 234 है, एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 90 है। जब ये बीटा रेडिएशंस को इमिट करेगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि बीटा रेडिएशंस को इमिट करने के बाद देखिए थोरियम का जो एटॉमिक मास है वो अनचेंज होगा, अनचेंज रहेगा ना, एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नया एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक मास भी 234 ही होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, एटॉमिक नंबर में 1 प्लस हो जाएगा, तो ये अभी 90 था तो फिर क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। आप पीरियोडिक टेबल में देखना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका हमारे पास एटॉमिक मास 234 है और एटॉमिक नंबर 91 है, तो आप देखेंगे कि प्रोटेक्टेनियम हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 234 है, एटॉमिक नंबर 91 है, और इसके साथ हमारे पास क्या होगा कि एक बीटा रेडिएशन से इमिट होगी अलॉन्ग विद सम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। अब आपके पास देखें ये जो थोरियम था जब इसने बीटा रेडिएशन इमिट की तो ये प्रोटेक्टेनियम में चेंज हो गया और साथ में हमारे पास बीटा रेडिएशन तो इमिट हुई है, लेकिन साथ में कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी जो है वो इमिट हुई है। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, एग्जांपल 18.2 देखिए हमारे पास आ जाती है, यहाँ पे वो ये कहते हैं द आइसोटोप आयोडीन 131 अंडरगोज बीटा डीके, राइट द रिएक्शन इक्वेशन टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। वो कहता है कि आपके पास एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है आयोडीन का जिसका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास 131 है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बीटा डिके होता है, मतलब ये बीटा रेडिएशंस को इमिट करता है, तो आपने जो इस पूरे रिएक्शन की जो आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है, जो केमिकल रिएक्शन आ रहा है, ये जो आपके पास न्यूक्लियस रिएक्शन आ रहा है, आपने इसके जो है वो ये रिएक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट हम लोग सिंपली देखें, आप पहले जनरल रिएक्शन देख लें कि हमारे पास बीटा डिके के लिए जनरल रिएक्शन ये होता है, हमारे पास एटॉमिक मास चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर में 1 प्लस करते हैं, ठीक है, साथ में बीटा रेडिएशन इमिट होती है और क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इमिट होती है, ठीक है। इसके लिए देखें आप यहाँ पर आयोडीन का हमारे पास आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 131 है और एटॉमिक नंबर 53 है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें जब बीटा डिके होगा यहाँ से बीटा रेडिएशन इमिट, बीटा को हम इलेक्ट्रॉन E-1 भी लिख सकते हैं क्योंकि बीटा इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा एक्स, लेट से आपके पास ये नेक्स्ट एलिमेंट जो बना है उसमें देखिए उसका एटॉमिक मास जो है वो सेम रहेगा क्योंकि बीटा डिके में एटॉमिक मास चेंज नहीं होता, 131 है तो 131 ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में हम 1 प्लस करते हैं तो एटॉमिक नंबर इसका क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जो नया एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक मास जो है वो 131 होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा 54 होगा, 53 था तो 54 हो गया। आप देखें
आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 131 है और एटॉमिक नंबर 54 है, तो आप देखेंगे कि जीनॉन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एटॉमिक मास 131 और एटॉमिक नंबर 54 है। इसके देखिए आयोडीन हमारे पास कन्वर्ट हो गया जीनॉन में अलॉन्ग विद बीटा रेडिएशन, और साथ में हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज हुई है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको जो है वो हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया। असाइनमेंट है आपके पास स्टूडेंट जिसमें सोडियम का उसने बताया हुआ है। ठीक है, ये आपकी होम असाइनमेंट है, इसको आपने खुद करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, सिर्फ आपने पीरियोडिक टेबल की हेल्प से इसको खुद करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी गैमा डीके आ जाता है आपके पास। हमने अल्फ़ा और बीटा की इमिशन देखा कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा इमिशन में क्या होता है जी, क्या एटॉमिक मास किस तरह से चेंज होता है, एटॉमिक नंबर किस तरह चेंज होता है। अभी हम गैमा डीके देखते हैं कि गैमा डीके में हमारे पास क्या होता है। तो जैसा कि हमने ये कहा था कि हमारे पास जो गैमा रेज होती हैं वो हमारे पास न्यूट्रल रेज होती हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। इट्स मीन जब वो इमिट होती हैं तो किसी किस्म का कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा होता न्यूक्लियस में से। तो हमारे पास क्या होता है कि इसमें जब बीटा डीके होता है तो कोई ना तो एटॉमिक मास चेंज होता है ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होता है, क्योंकि हमने ये कहा था ये सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इनमें से कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज़ हो रहा होता एक एटम में से, तब एटम की कंपोजिशन पे फ़र्क पड़ता, एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे फ़र्क पड़ता, जिसकी वजह से मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज होता। लेकिन ये तो हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये किसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कंसिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब है कि ये जब भी किसी एटम में से रिलीज़ होती हैं तो उस एटम का जो है वो एटॉमिक मास चेंज होता है, ना ही उसका एटॉमिक नंबर चेंज होता है। ठीक है, जब ये किसी एटम में से रिलीज़ होती हैं तो उसका मास भी अनचेंज रहता है और एटॉमिक नंबर भी अनचेंज रहता है। सिर्फ क्या होता है कि हमारे पास एनर्जी लॉस आता है। हमारे पास जो एटम पहले एक्साइटेड स्टेट में था और जिसमें के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, जब वो गैमा रेडिएशन इमिट करेगा तो सिंपली एनर्जी रेडिएशन इमिट कर रहा है तो उसमें एनर्जी लॉस आएगा। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें यहाँ पे एक जर्नल रिएक्शन दिया हुआ है। ये एक्स आपके पास आप कंसिडर करें, कोई भी आपके पास एक्स जो है वो कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कोई एक ऐसा अनस्टेबल एटम है। इसके ऊपर स्टेरिक बना हुआ है स्टूडेंट। स्टेरिक का मतलब है कि ये अनस्टेबल है, एक्साइटेड स्टेट में है, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है। तो ये स्टेरिक हमारे पास बना हुआ है। जब ये क्या होगा कि ये गैमा रेडिएशन इमिट करेगा तो सिंपली हमारे पास एटम वही रहेगा, लेकिन अब वो क्या हो गया, नॉर्मल स्टेट में वापस आ गया, क्योंकि उसके पास जो एनर्जी थी, जिस एनर्जी की वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, जिस एनर्जी की वजह से वो अनस्टेबल था, अब वो रिलीज़ हो चुकी है और ये नॉर्मल स्टेट में आ गया। एटम वही रहेगा, एटम चेंज नहीं होगा, सिंपल ये स्टेरिक हट जाएगा। ये स्टेरिक क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास इसके जो एलिमेंट है उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल है। तो अब ये स्टेरिक हट चुका है, सिंपल हमारे पास ये क्या बच चुका है, ये एक ऐसा एलिमेंट बन चुका है जिसपे कोई किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, मतलब कोई अनस्टेबल जो है ये फॉर्म में नहीं है। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। आपके पास कोबाल्ट आपके पास एक एलिमेंट है जिसमें आपके पास जो एटॉमिक मास है वो 60 है और एटॉमिक नंबर 27 है। जब इसमें से गैमा रेडिएशन इमिट होंगी तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने कहा कि गैमा रेडिएशन के इमिट होने के बाद ना तो मास नंबर चेंज होगा ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होगा। सो हमारे पास कोबाल्ट 60 और 27 ही रहेगा। सिंपल क्या होगा कि ये जो स्टेरिक है ये हट जाएगा और हमारे पास सिंपल ये कोबाल्ट रह जाएगा। ये स्टेरिक जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल स्टेट थी और ये स्टेबल स्टेट आ गई है, जिसकी वजह से हमारे पास ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया बाय इमिशन ऑफ गैमा रेडिएशंस। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो गैमा डीके ऑफ रेडियम आ जाता है। ये आपकी एग्जांपल है। यहाँ पे आपके पास रेडियम जो है, रेडियम के ऊपर देखिए डॉट से स्टेरिक सा बना हुआ है। ये रेडियम अभी यहाँ हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब उसके पास अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी है और इस एनर्जी की वजह से वो अनस्टेबल है। अभी हमारे पास रेडियम का एटॉमिक मास 226 है और एटॉमिक नंबर 88 है। जब ये रेडिएशंस को इमिट करेगा, ये गैमा रेडिएशंस यहाँ से देखिए इमिट हो रही है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये रेडियम के ऊपर से ये जो स्टेरिक है ये हट जाएगा। इट्स मीन अब ये स्टेबल स्टेट में आ चुका है और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे इसका जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, रेडियम 226 88। जो स्टेरिक का मतलब है अनस्टेबल है। जब ये गैमा रेडिएशन इमिट करेगा तो गैमा का मतलब है एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब ये वापस जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ चुका है। स्टेरिक जो है वो हट चुका है, लेकिन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर वही है, मतलब रेडियम किसी और एलिमेंट में चेंज नहीं हुआ, रेडियम ही है, लेकिन अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में आ चुका है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा डीके, जो कि हमने रिएक्शंस की मदद से जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास रेडियो एक्टिविटी की जो है वो हमारे पास यूनिट आ जाती है। तो स्टूडेंट रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है वो हमारे पास है बैकरेल।
ठीक है, बैकरेल, क्योंकि ये हेनरी बैकरेल ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसकी वजह से हमारे पास ये जो है इसकी यूनिट आ जाती है बैकरेल। और 1 बैकरेल आपके पास इक्वल होता है 1 डिके पर सेकेंड। जब एक एलिमेंट मतलब आपके पास जब 1 डिके होता है पर सेकेंड, तो आपके पास रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट आती है वो क्या आती है, बैकरेल आती है। ये इसकी छोटी यूनिट है बैकरेल, और क्यूरी जो है वो हमारे पास इसकी बड़ी यूनिट है। ये भी जो मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी के ऑनर पे इसकी यूनिट्स रखी गई हैं। क्यूरी जो है वो बड़ी यूनिट है, और 1 क्यूरी इक्वल है 3.70 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 बैकरेल के, मीन्स 3.70 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 डिके पर सेकेंड, बिकॉज बैकरेल इज़ द 1 डिके पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी 2 यूनिट्स हैं, एक हमारे पास बैकरेल आ जाती है। बैकरेल जो है वो हमारे पास क्या है, 1 डिके पर सेकेंड होगा। 1 डिके जब पर सेकेंड होगा तो 1 बैकरेल होगा, लेकिन इसकी जो बड़ी यूनिट है वो क्यूरी है। क्यूरी हमारे पास किसके इक्वल होती है, 3.70 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10 बैकरेल के। ठीक है, ये आपने इनकी वैल्यूज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये MCQs में आ सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे हमारे पास पेज नंबर 243 पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिविटी आ चुका है, जो कि हमने ये स्टडी कर लिया था जब मैं आपको रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक करवा रही थी। तो मैंने स्टार्ट में ही आपको ये बता दिया था कि हेनरी बैकरेल ने किस तरह से जो है वो यूरेनियम को एक फॉयल में रैप करके रखा, तो उसने देखा कि हमारे पास जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर स्पॉट्स पड़े हुए थे, जिसकी वजह से उसने ये एज्यूम कंक्लूड किया कि कुछ रेडिएशन इमिट हो रही हैं जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से उसने ये फिनोमेना जो है वो डिस्कवर किया। उसके बाद मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने 2 न्यू जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, जिनको पोलोनियम और रेडियम का नाम दिया गया, वो डिस्कवर किए। ये हम जो है वो स्टार्ट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी का जो टॉपिक था उसमें हम ये कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स ख़त्म हो चुका है।